हेलो बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। दो चार्जेस के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हम दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम पढ़ चुके हैं। वो दो नेचर का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए, इट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? तो रेस्ट चार्ज। कौन सा बेटा? रेस्ट चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रुका हुआ चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये बात आपको हमेशा नोट कर लेनी है बेटा। मूविंग चार्ज नहीं, रेस्ट चार्ज ऑलवेज फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब सवाल है कि सर ये करता क्या है? बेटा देखो हमने कहा मान लो हमारे पास ये एक चार्ज है, ये वाला एक चार्ज है और इसका नेचर प्लस का रखा मैंने, और मैं कहता हूँ कि एक दूसरा चार्ज है जो यहाँ रखा हुआ है, ये कोई दूसरा चार्ज है, इसको अभी क्यू नॉट ना लिखा, अभी क्यू ही लिख दे। ये Q1 है, ये दूसरा चार्ज है। इस चार्ज को मैं धीरे धीरे इस चार्ज की तरफ लाता हूँ। सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। इस चार्ज को धीरे धीरे इसकी तरफ लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये भी प्लस नेचर का है, ये भी प्लस नेचर का है। तो इस पर कौन सा फोर्स लगना चाहिए? रिपल वाला, है ना, रिपल फोर्स लगना चाहिए। तो ये वाला चार्ज यहाँ आया लोकेशन नंबर 1 पर, हमने देखा इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। फोर्स कितना है? 0। फोर्स 0 है। फिर मैं इसको यहाँ से लोकेशन 2 तक लाया, मैंने देखा इस पर भी फोर्स कितना है? 0 है। अब इस चार्ज को यहाँ पर लेके आया, मैंने देखा अभी भी फोर्स कितना है? 0। लोकेशन 3 पर भी 0 है। इस चार्ज को मैं यहाँ लेके आया चौथे लोकेशन पर, तो मैंने देखा इस पर फोर्स इस बार 0 नहीं है, कुछ बाहर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो गया। फिर इसको मैं यहाँ तक लेके आया 5वें नंबर तक, देखा फोर्स और बढ़ गया। देखो बेटा ये बढ़ा, फोर्स और बढ़ गया। ठीक है, यहाँ लेके आया 6ठे नंबर पर, अरे मैंने देखा फोर्स तो और बढ़ गया, और बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो चार्ज है बच्चों, इस वाले चार्ज ने अपने चारों तरफ एक जाल बिछा रखा था, और वो जाल किसका था? वो ट्रैप किसका था? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रैप था। मतलब ये है कि ये जो प्लस का Q1 चार्ज है, इस प्लस के Q1 चार्ज के चारों तरफ एक ऐसी इमेजिनरी फील्ड थी कि जिस इमेजिनरी फील्ड के अंदर ये वाला चार्ज जब पहुंचता है तब ये क्या एक्सपीरियंस करता है बेटा? यहाँ पर 0 है ना, ओके सॉरी, सही कर लेते हैं भाई। यहाँ तक फोर्स लगना शुरू हुआ था, यहाँ तक तो कोई फोर्स नहीं था ना बच्चों। तो मैंने कहा कि इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसी इमेजिनरी फील्ड थी, इमेजिनरी मतलब दिखाई नहीं देता बट इट्स रियल, इमेजिनरी फील्ड थी। चारों तरफ एक ऐसी इमेजिनरी फील्ड थी जिसके कारण ये जो चार्ज आप लेकर के आए हैं इस पर क्या लगना शुरू हो जाता है? फोर्स। तो ये जो इमेजिनरी फील्ड है, इसी इमेजिनरी फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये चार्ज बनाता है। खत्म कहानी। अरे बेटा हर चीज़ की अपनी एक फील्ड होती है ना। देखो जैसे किसी के पास मास है तो उसके पास कौन सी फील्ड होगी? मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। अच्छा, ये मार्कर है, मास कम है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कम दूरी तक है, और हमारी अर्थ इतनी बड़ी है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज़्यादा दूरी तक फैली हुई है। इसी तरीके से अगर चार्ज जो है, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो कम दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल सी डेफिनेशन होगी, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर जो है फोर्स लगना शुरू हो जाता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और इस इमेजिनरी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आया? चार्ज के चारों तरफ एक क्या होता है? एक ट्रैप होता है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, जिसके अंदर दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और इसी आप फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जरा।
समझ में आया बच्चों? जब तक ये बाहर था इस पर कोई फोर्स नहीं था। देखो यहाँ तक कोई फोर्स नहीं था इस पर, जैसे यहाँ पहुँचा इसकी फील्ड के अंदर फोर्स लगना शुरू हो गया, अंदर पहुँचा और अंदर आ गया और फोर्स लगना शुरू हो गया, और अंदर आ गया और फोर्स लगना शुरू हो गया। यही काम चारों तरफ से होगा, ठीक है। तो यानी चार्ज के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो यहाँ लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, द फील्ड अराउंड द स्टैटिक लिखना जरूरी है क्योंकि बच्चों स्टैटिक चार्ज ही बनाएगा। द फील्ड अराउंड द स्टैटिक चार्ज in which another charge experiences a force of attraction and बच्चों repulsion। अल्हम्दुलिल्लाह, repulsion is called इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसी फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता है, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। रफ कर दें, ये मत भूलना, रेस्ट चार्ज वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन बनाता है? रेस्ट चार्ज। चलिए आइए अगला। बच्चों अगली चीज समझने से पहले आपको एक छोटा सा और चीज समझनी पड़ेगी। तो अगली चीज बेटा पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। पहले हमको पता है रियल चार्ज के बारे में। रियल चार्ज बच्चों, रियल चार्ज तो बस दो ही होता है, एक होता है प्लस का क्यू और एक होता है माइनस का क्यू, और इसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं। तो क्यूएस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या है बच्चों? टेस्ट चार्ज। अगला कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। टेस्ट चार्ज, जिसको हाइपोथेटिकल चार्ज भी कहते हैं। हाइपोथेटिकल चार्ज, थ्योरेटिकल चार्ज इसको ये भी कहा जाता है। और इसका काम क्या है ज़रा वो समझ लेते हैं। देखो बेटा, पहली चीज़, इसका रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाता है? इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है क्यू नॉट से। इसको क्यू नॉट से लिखते हैं। और इसके पास दो खूबी होती है, दो मेन प्रॉपर्टी इसकी हम एज्यूम करते हैं। पहला, मैग्नीट्यूड जो है इसका, जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग 0 होता है, ऐसा माना जाता है, लिखते हैं ऐसा। और इसका नेचर जो है बच्चों, नेचर जो है वो है पॉजिटिव नेचर का लेते हैं, ठीक है बेटा। समझ गए बात को? टेस्ट चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, यानी काल्पनिक चार्ज है, इसको एज्यूम किया गया है। इसकी दो सबसे खास खूबी, पहला इसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 रखा गया। मैग्नीट्यूड का मतलब 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, ये तो चार्जेस की वैल्यू है। मगर 0.00000001 माइक्रो कूलम, तो ये मैग्नीट्यूड बहुत कम है ना। और नेचर में कैसा रखा गया है? प्लस। अब दूसरा सवाल ये है कि सर ये टेस्ट चार्ज लेने के पीछे का रीज़न क्या है? देखो, टेस्ट चार्ज को लेने के पीछे का रीज़न ये है, इसको रफ कर दे, ओके। टेस्ट चार्ज को लेने के पीछे का रीज़न ये है कि मान लो ये तुम्हारे पास एक सोर्स चार्ज है और ये यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जैसे ES, सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ES बन रही है। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ES। हमको इस ES की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इस सोर्स की वजह से। अब जाहिर सी बात है कि उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक दूसरा चार्ज कोई एज्यूम करना पड़ेगा। फिर से समझिए, मैं कह रहा हूँ कि हम इस सोर्स चार्ज की वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ये सोर्स चार्ज यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पर एक दूसरे चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी,
क्यों पड़ेगी, रीजन समझिएगा। मान लीजिए कि सोर्स चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है 10 न्यूटन पर कूलम की, मान लीजिए अभी के लिए हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसको निकालने के लिए मैंने कहा कि एक चार्ज हमने और एज्यूम कर लिया यहाँ पे। अब देखो कैसे निकालेंगे, जब दूसरा चार्ज आप एज्यूम करोगे तो वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, अभी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा बाहर की तरफ, है ना, और ये वाला भी प्लस नेचर का है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, ये भी बाहर की तरफ बनाएगा। ठीक है, इसको नॉट लिख दे, सॉरी इसको अभी क्यू लिख दे, तो इसको भी आप ई ही लिखिए। अब बताइए कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो इसकी वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई एस माइनस माइनस ई, यही तो आएगी ना। हमने क्या कहा, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, और इसकी मैंने बताया आपको कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम, हमको यही वैल्यू निकालना है। अब मान लीजिए कि ये वाला यहाँ पर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मतलब 10 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला भी यहाँ कुछ बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये बनाता है 8, तो ये हो गया 8, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 2। अब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है बेटा, ना तो वो इसकी है और ना इसकी है। अभी मैं टेस्ट चार्ज पर ही आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अब इसको देखो टेस्ट चार्ज बना देंगे अभी कैसे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमको इसकी वजह से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए। तो हमने कहा कि ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड और कम कर दें, इसकी वैल्यू और कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड कम किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आ गई 4। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखो 4, तो कितना आया बच्चों 6 आया। ठीक, अभी भी ये 6 ना इसकी है ना इसकी है, हमको तो इसकी चाहिए, मतलब यहाँ आंसर 10 आना चाहिए। तो हम इसके मैग्नीट्यूड को क्या करें बच्चों, और कम कर दें, और कम कर दें तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दें। भाई इसका मैग्नीट्यूड हमने और कम कर दिया तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 1। अब बताओ यहाँ 1 रखो तो कितना आ गया बच्चों 9। अब बताओ 9 किसकी है, तो कहोगे सर ना इसकी है ना इसकी है, क्योंकि 9 तो दोनों में से किसी की नहीं है। अच्छा, अब क्या करें, तो मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम कर दो, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम कर दो। इसका मैग्नीट्यूड बेटा टेंड्स टू 0 कर दो, लगभग 0 कर दो, यानी बहुत बहुत कम, पॉइंट के बाद 0.000000001 माइक्रोकूलम। जीरो तो रख नहीं सकते मैग्नीट्यूड, 0 रखने से फिर तो बात ही बिगड़ जाएगी ना भाई। तो मैग्नीट्यूड बहुत कम कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पर आ गई 0.0001 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ माइनस करो बच्चा, यहाँ रखो इसकी वैल्यू 0.0001। अब ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 9.9999 समथिंग। तो लगभग बच्चों ये किसके बराबर हो गया बेटा 10 के, सॉरी लगभग किसके बराबर हो गया बेटा 10 न्यूटन पर कूलम। अब बताओ यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बेटा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पे 10, ये किसकी है, इस सोर्स चार्ज की है कि नहीं। अरे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किसकी आई, सोर्स चार्ज की। अच्छा, हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 रख दिया, तो इसको हम क्या लिख देंगे Q0, क्योंकि इतना कहाँ से हम मैग्नीट्यूड कम करेंगे। तो इसको हमने क्या एज्यूम किया, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, नाम क्या दे दिया टेस्ट चार्ज। समझ में आ गया बेटा, नो नीड टू कंफ्यूज इन दिस टॉपिक बिकॉज इट्स अ वेरी इजी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले इस वाले चार्ज का मेन रोल है किसी जगह पर सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना। वो तभी हो सकता है जब इसका मैग्नीट्यूड लगभग क्या हो, बहुत कम हो, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, तो ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं बनाएगा, लगभग बहुत 0 बनाएगा, 0 के बराबर बनाएगा या बहुत कम बनाएगा, जिसमें यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सोर्स की वजह से ही निकल के आएगी। अच्छा ये बताओ, इसी तरीके से इसकी अगर यहाँ पोटेंशियल निकालना हो तो इस चार्ज का भी यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो हमको इस चार्ज के पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू भी कम आएगी, है ना। तो नेट पोटेंशियल भी इसकी वजह से आएगा। इसका मतलब कि अब हम जब ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, तो वहाँ पे हम कौन सा चार्ज एज्यूम करेंगे, टेस्ट चार्ज को। ठीक है, ओके।
अगला टॉपिक आते हैं, इसी से मिलता जुलता। अब टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, चलो माशाल्लाह ठीक है। अब आइए आगे इस पे डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ, बट बेटा इससे पहले, हाँ ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है बेटा? ये बताओ, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज, मैं हमेशा ये लिखूंगा, और इसकी वैल्यू बहुत कम है, ये एज अ पॉइंट चार्ज है, ठीक है बच्चों। कौन सा है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको अगर सीखना है तो आप पहले लेक्चर जा करके देखिए, वहाँ पर आप पॉइंट चार्ज का मतलब बताया होगा। और तो इसकी वजह से इसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बच्चों अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैली हुई है, इसको थोड़ा बीच में ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, और एक चार्ज यहाँ पर लेके आते हैं Q0 चार्ज को, ठीक है बेटा। इसकी वजह से सब तरफ क्या फैली हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। क्या फैली है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज को बच्चों यहाँ, यहाँ, यहाँ तीन जगह रखते हैं, और आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, लोकेशन नंबर 1 पर, 2 पर और 3 पर, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स की वैल्यू कम लगेगी, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो और ज़्यादा लगेगा, यहाँ रखेंगे तो सबसे ज़्यादा लगेगा, लगेगा ना। इस चार्ज को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो इसके द्वारा इस पर फोर्स कम लगेगा, इसको यहाँ रखेंगे तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा। तो मान लो इसको यहाँ पे रखते हैं, ए इस जगह लोकेशन नंबर 2 पर, तो बाकी हटा दें सब, लोकेशन नंबर 2 पर रखते हैं। ये प्लस है तो ये भी नेचर में कैसा लिया गया था? प्लस, तो इस पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो बताइए कि Q0 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगता है? F। तो एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F/Q0, एंड दैट इज कॉल्ड E, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, कैन आई रफ इट? बिगाड़ दूं भाई? अभी इसको तो आगे बता दें। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना? Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगता है? F। तो एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F/Q0, और इसे ही कहते हैं E। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये रहा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट अगर देख लें तो न्यूटन पर कूलॉम, ये इसकी यूनिट बन गई, है ना। अच्छा, अब अगर यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें तो F बराबर Q0 इंटू E लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा। अब सवाल है ये फार्मूला सर कहाँ लगेगा? देखो बेटा, ये फार्मूला जो है हर जगह अप्लाई होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कह दूं एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड having value 2.0 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम। दिख रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग वैल्यू इतना, देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। बेटा ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अब यहाँ पर ये बेटा हाइपोथेटिकल चार्ज था ना, मगर अब रियल के लिए अगर लिखा जाए, इसको लिख देते हैं फॉर रियल चार्ज। ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल चार्ज के लिए बनाया है तो हमेशा उसी के लिए लगेगा, नहीं, हाइपोथेटिकल को लेकर के बनाया है मगर लगेगा रियल के लिए भी, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो F इज इक्वल टू रियल चार्ज होगा तो Q इंटू क्या E,
क्यू यहाँ चार्ज है, मत भूलिएगा। तो बताइए क्या चीज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का ई, है ना बेटा, माइनस का ए। और यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आप रखना चाहें तो लग सकते हैं, माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम का। हो गया बेटा, ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.0 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आइए फोर्स निकाल लेते हैं। तो F बराबर Q इंटू ई, जिसमें Q की जगह हम क्या रख सकते हैं? जिसमें Q की जगह रख सकते हैं माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19। रफ कर दूं क्वेश्चन, ओके। 10 की पावर माइनस का 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? 2.0 10 की पावर 3 न्यूटन में आ जाएगा। कूलम कूलम कट जाएगा, अरे भाई इसका कूलम और इसका कूलम कट जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? अब देखो यहाँ माइनस का साइन आ रहा, तो F, वैसे एक चीज़ आप कहोगे कि सर आपने पहले बताया था कि जो है कभी भी वेक्टर क्वांटिटी में चार्जेस को विद साइन नहीं रखते। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस साइन रखा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया तुम्हारे पास 16 दूनी 32, यानी 16 टू जा 32, तो 3.2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया बेटा? माइनस का 16 न्यूटन हो गया। अच्छा, अब सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया आराम से। अब बेटा अगर तुमसे यहाँ पर साइन के साथ में रख दें, अरे यार मतलब कहने का ये है कि देखो बेटा, जैसे मान लो रियल वाला जो फॉर्मूला है तुम्हारा वो क्या है? F बराबर Q नॉट इंटू ए, ये वाला है, ठीक है। अगर Q पॉजिटिव नेचर का हुआ बेटा, तो यहाँ आप एक चीज़ रख के देख सकते हो, F बराबर प्लस का Q इंटू ई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, ये प्लस साइन ये बताता है। बाकी आपको आंसर जो निकालना है वो आपको आंसर किस में निकालना है? मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अरे भाई प्लस का ये अगर यहाँ विद साइन रखोगे तो वेक्टर फॉर्म लगाओ तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही फोर्स भी लग रहा है, और देखो लगेगा भी। देखो प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है, तो यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखोगे, अगर क्यू नॉट चार्ज रखोगे तो इस पर फोर्स भी किधर लगेगा? बाहर की तरफ। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? ये देखो फॉर्मूला प्लस में है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस की वजह से, और यहाँ रख दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, अब क्या ये प्रूफ हो सकता है? हाँ प्रूफ हो सकता है। F बराबर क्या लिखा जाए? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का ई इंटू ए। अरे भैया Q बराबर माइनस का ई यार। तो ये देखो, ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक, माइनस साइन बता रहा है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, और ये लगेगा भी। देखो ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से बाहर है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है जिस पे माइनस साइन है तो उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, माइनस साइन हमारा ये बता रहा। मगर जब इसका आप आंसर निकालेंगे दैट विल बी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर E इंटू ई आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? जब भी आपसे कहेगा कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू Q इंटू ई। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लिया जाए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड intensity of electric field, intensity of electric field, ठीक है बेटा। जिसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन क्या बनेगा? Q नॉट, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम आएगी, और यहाँ से F बराबर Q नॉट इंटू ई लिख सकते हो, और रियल चार्जेस होगा तो F बराबर Q इंटू ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होगा तो F बराबर माइनस का E इंटू ई, जो बताएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर प्रोटॉन होगा तो F बराबर प्लस का E इंटू ई, ठीक है बेटा।
यही रीज़न तो है कि जब एक तार होता है, उस तार में जब इलेक्ट्रॉन होता है और इसका ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है। तो यही कॉन्सेप्ट तो आप लगाते हो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। यही कॉन्सेप्ट तो वहाँ लगाते हो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपोजिट है ना, किस पर? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, क्योंकि यहाँ कैसा साइन है? माइनस साइन, जो बताता है कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, अब एक लास्ट चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, क्वांटिटी दैट इज इट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बेटा अगर मान लो, अब खूब सारे ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये x है, ये y है, ये z है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग प्लस का x डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो बेटा, अब वैल्यू ले लेते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.0 न्यूटन पर कूलम, इस डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड दिया मैंने। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा बेटा? ई वेक्टर इज इक्वल टू 2.0 आई कैप। देखो बेटा, अरे भैया आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ना, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इसको एक्स लिख दे। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या लिखेंगे? अब मान लो इधर मैं लिख दूँ 3.0, दे दूँ मैग्नीट्यूड, दे दूँ भैया। तो 3.0 और क्या लिखेंगे? जे कैप। ऐसे न्यूमेरिकल खूब आएंगे, याद रखिएगा। और अगर ये जेड कैप में मैं 4.0 न्यूटन पर कूलम दे दूँ, सॉरी यहाँ भी लिख दें न्यूटन पर कूलम, तो क्या लिखेंगे? ई जेड इज इक्वल टू 4.0 के को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इधर क्या होता है आई, इधर क्या होता है जे। ठीक है, तो ये याद रहेगा, दिस इज जेड। समझ गए बात को? तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ चीज़ें छूटी रह जाएंगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको भी कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, वो क्या होती हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। लेक्चर को कई बार आप रिपीट करें और कई बार सुने ध्यान से, और अगर आपको समझ आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।